नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकेगी या और तेज होगी, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में बैठक होने वाली है। लेकिन बैठक से पहले जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन शांति नहीं चाहते, तो रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जेलेंस्की जंग को जल्द ही खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए ट्रंप के शांति फॉर्मूले को उन्होंने ठुकरा दिया। अब पुतिन ने जेलेंस्की को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को शांति नहीं चाहिए तो तबाही तय है। पुतिन ने ये संदेश सेना की वर्दी में दिया है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ पश्चिमी देशों पर तीखा हमला। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोले, हम लड़ रहे हैं जंग, हर हमले का सामना करने को तैयार है ईरान। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ तेज हुए प्रदर्शन। उस्मान हादी की मौत को लेकर यूनुस के इस्तीफे की मांग हुई तेज। ढाका के बाहर भी शुरू हुए प्रदर्शन। ट्रंप से वादा कर मुश्किल में फंसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर। ट्रंप के गजा प्लान का पाकिस्तान में हो रहा है विरोध। मुनीर गजा में पाकिस्तानी आर्मी भेजने का ट्रंप को दे चुके हैं भरोसा। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के वो देश जहां के हैं दिलचस्प नियम और परंपराएं। एक देश तो है भारत का पड़ोसी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी यानी बीएमजेपी ने अल्पसंख्यकों की आवाज बनने का किया दावा। 91 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है पार्टी। फरवरी में होने हैं चुनाव। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सीडीएफ आसिम मुनीर को तख्ता पलट का डर। सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में सुरक्षा की पड़ी जरूरत। बुलेट प्रूफ कांच के पीछे से कमांडरों को दिया आदेश। म्यांमार में 5 साल बाद आम चुनाव शुरू। पहले चरण की वोटिंग जारी। 3 चरणों में होंगे चुनाव। लोग बोले ये चुनाव दिखावटी। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हजारों फ्लाइट कैंसिल। 3 साल में सबसे अधिक बर्फबारी। एयरलाइंस ने मुफ्त में टिकट बदलने की दी छूट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सेना की वर्दी में दिखाई दिए हैं। पुतिन सेना की वर्दी तब पहनते हैं जब दुनिया को कोई बड़ा संदेश देने वाले होते हैं। इस बार उन्होंने ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से पहले ये रूप दिखाया है और यूक्रेन को सीधे धमकी दी है। यूक्रेन से कहा है कि युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द ही सख्त फैसले लेने होंगे। उसे जल्दबाजी दिखाने की जरूरत है। यूक्रेन को तय करना है कि जंग चाहिए या शांति। अगर उसे शांति नहीं चाहिए तो रूस की सेनाएं तैयार हैं। हम अपने सभी लक्ष्य सैन्य ताकत से हासिल कर लेंगे। पुतिन ने जो बात कही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई कोरी धमकी है, बल्कि रूस की सेना लगातार एक के बाद एक कर यूक्रेन के शहरों पर कब्जे करती जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि खार्किव क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहर कुपियांस्क पर रूस ने नियंत्रण हासिल कर लिया है। क्रेमलिन की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और जापोरिजिया क्षेत्रों में कई और इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। रूसी कमांडरों ने पुतिन को जानकारी दी है कि उनकी सेनाएं पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं, यानी यूक्रेन लगातार अपनी जमीन हारता जा रहा है और यही कारण है कि यूक्रेन अमेरिका से मदद मांग रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक फ्लोरिडा के पाम बीच में होगी। जेलेंस्की अपने साथ एक फॉर्मूला लेकर गए हैं। ये फॉर्मूला है रूस के साथ सीजफायर का। यूरोप की सहमति वो पहले ही ले चुके हैं। अब ट्रंप की सहमति की बारी है। ट्रंप अगर जेलेंस्की के 20 सूत्रीय फॉर्मूले को हरी झंडी दिखाते हैं तो इसे रूस को भेजा जाएगा। ट्रंप को ये पता है कि पुतिन को क्या चाहिए, इसलिए जेलेंस्की के फॉर्मूले में बदलाव तय माना जा रहा है। वैसे भी ट्रंप ने बैठक से पहले ही जेलेंस्की को संदेश दे दिया था कि सीजफायर की शर्तें यूक्रेन तय नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका तय करेगा। किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला उन्हीं की मंजूरी से होगा। ट्रंप ने कहा है कि जब तक मैं मंजूरी नहीं देता तब तक कोई समझौता तय नहीं है, लेकिन जेलेंस्की के प्रस्ताव को एक बार ध्यान से जरूर देखूंगा। वैसे भी यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। रूस एक के बाद एक कर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। जेलेंस्की अमेरिका में थे तो रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात कर दी। यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिससे भड़के जेलेंस्की ने पुतिन को मैन ऑफ वॉर करार दिया है। जेलेंस्की ने कहा, रूस ने इस हमले में 500 से ज्यादा ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलें दागी, जिससे कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। हम शांति चाहते हैं और वो मैन ऑफ वॉर है। पुतिन युद्ध को खत्म करने के बजाय उसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के साथ होने वाली बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर है। यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पर अमेरिका से जरूर भरोसे की उम्मीद कर रहे हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि इस युद्ध को यूक्रेन ने नहीं बल्कि रूस ने शुरू किया है। यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करने को तैयार है।
तो वहीं पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि जंग तभी बंद होगी जब रूस को सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। पुतिन यूक्रेन के नेटो में शामिल होने और नेटो सैनिकों के यूक्रेन में उपस्थिति का विरोध कर रही हैं। ऐसे सीजफायर के लिए जरूरी है कि एक पक्ष को नरम रुख दिखाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और मुलाकात का एजेंडा पहले ही तय हो चुका है। कम से कम नेतन्याहू की तरफ से तो यही बात कही जा रही है। उनके एजेंडे में सबसे ऊपर ईरान पर हमले का प्लान है। नेतन्याहू जंग का पूरा प्लान लेकर अमेरिका पहुंच रहे हैं, तो वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जंग होगी तो वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तो यहां तक कह दिया है कि जंग तो शुरू भी हो चुकी है। ईरान, अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ पूर्ण युद्ध में है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, इस वक्त हम अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ पूर्ण युद्ध में हैं। पश्चिम का ईरान के खिलाफ युद्ध 1980 से 1988 में इराक के साथ हुए युद्ध की तुलना में अधिक जटिल और कठिन है। इराक के साथ ईरान की जंग में दोनों तरफ के करीब 10 लाख से ज्यादा लोग हताहत हुए थे और इस बार ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। पेजेश्कियान ने कहा कि इराक के साथ युद्ध में स्थिति साफ थी। उन्होंने मिसाइल दागी, हमें भी पता था कि कहां निशाना लगाना है। उस समय अमेरिका और अरब देश इराक की मदद कर रहे थे, सद्दाम की मदद कर रहे थे। क्या वो हमारी 1 इंच भी जमीन ले पाए? सभी शक्तियां उनकी मदद कर रही थी। अब वो हमें हर तरफ से घेर रही हैं, हमारी परेशानी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि 12 दिन की जंग में मिली हार के बाद दुश्मन ने अपना व्यवहार और नीति बदल दी है और एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक और मीडिया अभियानों का सहारा लिया है, जो इस आधार पर टिका है कि ईरान की सरकार कमजोर है और हमारे सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। दरअसल पेजेश्कियान की ये टिप्पणियां ट्रंप और नेतन्याहू के बीच होने वाली बैठक से कुछ समय पहले आई है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक जंग चली थी, जिसमें दोनों को ही जबरदस्त नुकसान हुआ था। अब नेतन्याहू ईरान पर हमले से पहले अमेरिका को भी जंग में घसीटने का प्लान तैयार कर रही हैं। लेकिन पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका तो पहले से ही जंग में है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी अमेरिका पर तीखा हमला किया है। खामेनी ने कहा, ज़ायोनी शासन के हमले में हमारे कई वैज्ञानिकों और कमांडरों के साथ हमारे कुछ प्रिय लोगों की शहादत हुई, लेकिन मजबूत इरादे वाले ईरानी युवाओं को ना तो कोई रोक पाया और ना ही कोई रोक पाएगा। खामेनी ने अमेरिका के हमले को विस्तारवादी नीति से जोड़ा और साफ कर दिया है कि ईरान अमेरिका के आगे ना झुका है और ना ही झुकेगा। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा शांत होती नहीं दिखाई दे रही। हालात बिगड़ते जा रही हैं। इस बीच इंकलाब मंच ने ढाका और राजधानी से बाहर भी प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। इंकलाब मंच ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। साथ ही इंकलाब मंच के सदस्यों ने यूनुस सरकार को तख्तापलट तक की चेतावनी दे दी है। शाहबाग में इंकलाब मंच के सदस्य अब्दुल्ला अल जावेर ने कहा कि आज तो हम शाहबाग में हैं, लेकिन कल जमुना तक कब्जा हो जाएगा। बता दें कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के आवास का नाम जमुना है, जिस पर इंकलाब मंच ने कब्जा करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने आगे कहा, इतने सारे लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन यूनुस के कान में आवाज नहीं पहुंच रही है। लोग इतनी ठंड में भी घरों को छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास सरकार से उठ रहा है। अगर आपको लगता है कि सचिवालय और कैंट के अंदर आपका नियंत्रण है, तो ये गलत है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि 12 दिसंबर को हादी की नमाजे जनाजा के दौरान अगर हम चाहते तो सरकार बदल देते। तुम्हारा जमुना और कैंट भी तुम्हें बचा नहीं सकता था। यानी इंकलाब मंच ने साफ साफ यूनुस को धमकी दे दी है। तो बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही देश में फैली हिंसा को एक सोची समझी साजिश बताया है। उनके मुताबिक ये कोई छात्र आंदोलन नहीं था, ये कट्टरपंथियों के जरिए किया गया एक विद्रोह था। शेख हसीना ने कहा, इस सरकार के पास कोई लोकतांत्रिक वैधता नहीं है। यूनुस ने कट्टरपंथियों को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अगस्त में हुई हिंसा की न्यायिक जांच को भी रोक दिया गया। देश अब आर्थिक पतन की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ संवैधानिक शासन ही देश को बचा सकता है। बिना चुनाव के देश में स्थिरता कभी नहीं आएगी। इसके अलावा शेख हसीना ने आवामी लीग पर लगे बैन को गलत बताया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक बांग्लादेश हिंसा की आग में जलता रहेगा। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर बाकी देश भी चिंता जता रही हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी यूनुस को लताड़ा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग की निंदा की। साथ ही कहा कि नफरत और कट्टरता के इन घटिया कामों के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। ऐसे में बांग्लादेश में तनाव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सरकार भले ही शहबाज शरीफ की हो, लेकिन पूरी ताकत सेना चीफ आसिम मुनीर के हाथ में है।
ये बात शरीफ सरकार के मंत्री ही अपने बयानों में साफ कर चुके हैं। सत्ता की पूरी बागडोर मुनीर के ही हाथों में है। दुनिया भी इस बात को जानती है और यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ जब भी कोई देश समझौता करता है तो सरकार की सहमति नहीं, मुनीर की सहमति पहले ली जाती है। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान ना तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी कोई मुलाकात हुई और ना ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। 5 मिनट की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। यहां तक कि वो इस्लामाबाद भी नहीं गए, अपना दौरा रावलपिंडी तक ही सीमित रखा। यह आर्मी हेडक्वार्टर है। शेख मोहम्मद लगभग 5 घंटे तक आर्मी हाउस और GHQ में ही मौजूद रहे। उनकी मुनीर के साथ बैठक हुई, जबकि शहबाज शरीफ इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बता रहे थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब कोई समझौता ही नहीं हुआ और ना ही सरकार के स्तर पर कोई बातचीत हुई तो यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? मुनीर की इसी मजबूत स्थिति के चलते अमेरिका भी सरकार की जगह सेना चीफ से ही बात कर रहा है। ट्रंप ने शहबाज की जगह मुनीर को अमेरिका बुलाया था। व्हाइट हाउस में हुई बैठक में मुनीर ने ट्रंप को गजा प्लान में शामिल होने पर सहमति दी थी, अपने सैनिकों की तैनाती करने की बात कही थी। इसी के चलते ट्रंप मुनीर की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप को यह महसूस हुआ कि मुनीर भी पहले की तरह वादे तो कर रहे हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दे रहे, तो ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम भी उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। यूएई स्थित मीडिया आउटलेट अल अरबिया पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के शक्तिशाली सैन्य शासक के रूप में सामने आए हैं। वो गजा में पाकिस्तान के सैनिक भेजने का वादा कर चुके हैं। बदले में अमेरिका आर्थिक मदद, राजनीतिक संरक्षण देने को तैयार है। इसके अलावा पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति पर भी अमेरिका आंख बंद करने को तैयार है। खास तौर पर इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका की चुप्पी इसी से जुड़ी हुई है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुनीर ट्रंप के गजा प्लान से पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही देश में इस प्लान को लेकर चुनौती मिल रही है। अब अगर मुनीर अपने पैर पीछे खींचेंगे तो ट्रंप का गुस्सा पूरे पाकिस्तान पर फूट सकता है। यानी मुनीर के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन गई है। और अब चलते चलते में बात करते हैं दुनिया के 5 ऐसे देशों की जहां की परंपराएं, जहां के रूल्स आपको हैरान कर देंगे। आप जानते हैं कि दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये बाकी दुनिया से कितने अलग हैं। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के 5 ऐसे देशों की जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। तो इस लिस्ट में पहला नाम है भूटान का। सोचिए, एक ऐसा देश जहां सरकार ये नहीं देखती कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये देखती है कि आप कितने खुश हैं। भूटान में GDP की जगह GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मापी जाती है और इस देश में मिर्च को सब्जी की तरह खाया जाता है। साथ ही यहाँ पर्यटकों पर भारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस लगाई जाती है ताकि देश की शांति और हरियाली बनी रहे और ज्यादा शोर शराबा ना हो। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नंबर है कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान की परंपराएं किसी ग्लेडिएटर फिल्म जैसी हैं। यहाँ का सबसे मशहूर खेल बुज़कशी है, जिसमें घोड़े पर सवार खिलाड़ी एक बेजान बकरी को छीनने के लिए मुकाबला करते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ घोड़े का दूध और मीट बड़े चाव से परोसा जाता है। ये देश इतना बड़ा है कि आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन इसकी विविधता खत्म नहीं होगी। लिस्ट में तीसरा नाम है उत्तर कोरिया का। ये देश अपने आप में दुनिया भर से कटा हुआ है। इसकी अपनी अलग दुनिया है। यहाँ आप अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकते। सरकारी गाइड हमेशा आपके अगल बगल रहेंगे। इंटरनेट से लेकर पहनावे और हेयर कट पर भी सख्त पहरे हैं। यहाँ जाना किसी दूसरी दुनिया पर जाने जैसा है। यहाँ सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा सरकार दिखाना चाहती है। लिस्ट में चौथा नाम है बेलारूस का। बेलारूस आज भी आपको पुराने सोवियत यूनियन की याद दिलाता है। इसकी राजधानी मिन्स्क कई बार तबाह हुई और फिर से खड़ी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करता है यहाँ का एक मेडिकल म्यूजियम, जहाँ मानव शरीर की विचित्र विकृतियों का संग्रह है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी चीजें पसंद है। कभी यहाँ जाए तो कैमरा जरूर साथ रखिएगा। इस लिस्ट में 5वां नंबर है आर्मेनिया का। आर्मेनिया में अगर आप किसी बच्चे से मिले तो आप उसे हल्के में ना लें। यहाँ स्कूलों में शतरंज यानी चेस पढ़ना जरूरी है। इसे स्कूलों में एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ाया जाता है। वहीं इसकी राजधानी येरेवन को गुलाबी शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की इमारतें गुलाबी पत्थरों से बनी हैं। तो ये थे दुनिया के वो 5 देश जो हमें बताते हैं कि कैसे ये दुनिया हर कदम पर इतनी अलग है। कहीं खेल के मैदान में हुई बकरी के लिए होड़ मची है, तो कहीं क्लासरूम में बच्चे अपने क्लासमेट को चेकमेट कर रहे हैं, कहीं सरकारी गार्ड्स आपके अगल बगल आपके साथ चल रहे हैं, तो कहीं कोई देश GDP से ज्यादा GNH यानी आपकी हैप्पीनेस को पैमाने से नापने लगा है। अगर आपको मौका मिले तो आप इन 5 देशों में से किसकी सैर करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।